अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। आज बात करेंगे कि 24 नवंबर को फैसला कुन मार्के की कॉल देने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदरूनी तौर पर जहां धड़ेबंदी का सामना है, वहीं पर अब पीटीआई के अंदर दरारें बिल्कुल वाजे हो चुकी हैं। गुज़श्ता रोज शाह महमूद कुरैशी जो कि पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन है, उनकी जिस अंदाज में गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई और जिस अंदाज में उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, वो बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। सवाल यह है कि क्या शाह महमूद कुरैशी ने अपनी खामोशी तो तोड़ दी है, क्या उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ने के बाद अपनी सिमत का भी तयन कर लिया है? और इसके साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुसलसल अमेरिका में लॉबिंग करके अमेरिकी अरकान कांग्रेस के जरिए से अमेरिकी सदर को खतूत लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज दफ्तर खारजा ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए इस सारे इकदाम को मुल्की मामलात में मुदाखलत करार दिया है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गैर मुल्की ताकतों के जरिए से जो सपोर्ट हासिल करने की कोशिश है, क्या वो हकीकी आज़ादी का ख्वाब इन्हीं सपोर्ट से हासिल हो पाएगा? और इसके साथ बात करेंगे कि काफ़ी दिनों के बाद बिलाखिर नवाज शरीफ, उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बैरून मुल्क दौरे के बाद वतन वापस होंगे, आ जाएंगे आइंदा हफ्ते। और इस आइंदा हफ्ते के दौरान जहां पर उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ नाराजगियों को दूर करना है, वहीं पर वज़ीर आज़म एपेक्स कमेटी का इजलास की सरबराही भी करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ 24 नवंबर के हवाले से हतमी स्ट्रैटेजी को भी उन्होंने डेफिनेटली मॉनिटर करना होगा। तो क्या आने वाले दिनों में नवाज शरीफ अपनी एक नई मुतहर्रिक सियासत का आगाज करेंगे, या माजी करीब के अंदर जिस तरीके के साथ वो खामोशी के साथ लाहौर बैठ के सियासी मामलात को चलाते हैं, उसी अंदाज में अपने सियासी मामलात को चलाते रहेंगे? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि हमने आपको एक एक्सक्लूसिव स्टोरी अब आपके साथ शेयर की थी कि किस तरीके के साथ नेशनल पुलिस फाउंडेशन की इंतजामिया ने अरबों रुपए मालियत का कमर्शियल प्लॉट कोड़ियों के भाव बेच दिया था। अब मामला सिर्फ वहां तक नहीं रुके, बल्कि साबिक सेक्रेटरी दाखिला और उसके साथ कुछ पुलिस अफसरान को करोड़ों रुपए मालियत के प्लाट कोड़ियों के दाम पर दे दिए गए हैं। और किस तरीके से ये प्लॉट अलॉटमेंट की गई है और जिन अफराद के प्लॉट की कैंसिल किया गया, उनका स्टैंड इसके ऊपर क्या है, इसकी कुछ तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ आपको बताएंगे कि एक निजी कंपनी जेट ग्रीन ने एक नई एयरलाइन शुरू करने के लिए जो काफी अरसे से कोशिश जारी रखी हुई थी, जो नेशनल एविएशन पॉलिसी की सबसे अहम शर्त थी, यानी कि आपने पेड कैपिटल की शर्त को पूरा करना है, वो उस शर्त को पूरा नहीं कर पाई। लेकिन उसके बावजूद वफाकी वजीर एविएशन ख्वाजा आसिफ साहब एक समरी लेके गए वफाकी kabina से, और वो चाहते हैं कि हर सूरत इस कंपनी को लाइसेंस जारी किया जाए। और इस पॉलिसी के बरक्स दरमियानी रास्ता निकालने के लिए अब क्या ऑप्शन अडॉप्ट किए जा रहे हैं, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि गंदम के किसान जिन्हें गुज़श्ता सीजन के अंदर मतलूबा कीमत नहीं मिली थी, अब वही किसान न सिर्फ हुकूमती जरी टैक्स के फैसले के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने खतरे की घंटी भी बजा दी कि आइंदा सीजन के दौरान गंदम की पैदावार 30% कम होने का खदशा है। इसके मुल्क की मौशत और आम आदमी की जिंदगी के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इन इश्यूज पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तहजीकार रऊफ क्लासा साहब। क्लासा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो हम पोलिटिकल सेगमेंट का आपसे आगाज करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब का जो एक वीडियो स्टेटमेंट है वो आपको सुनवाना चाहेंगे, फिर आपसे मजीद इसके ऊपर आपका तज्जिया लेंगे। जी। रिलीफ मिल सकता है या इंसाफ मिल सकता है तो इन अदालतों से ही मिल सकता है। उसके साथ मैं ये करना चाहूंगा, पीटीआई की जो हमारी क़यादत बाहर है, उनसे मेरी गुजारिश होगी, अगर उनके वक्त मोहलत इजाजत देता है तो किसी दिन तशरीफ ले आए। कोट लखपत हम 1.5 साल से अंदर है और हमसे भी थोड़ा सा इनपुट ले ले कि हमारा नुक्ता नजर क्या है। 40 साल सियासी तजर्बा है, उस तजर्बे को सामने रखते हुए मेरी इन सब कायदीन से गुजारिश है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिनके साथ मुख्तलिफ इश्यूज पर हमआहंगी है, उनसे इंगेज कीजिए और एक कॉमन मिनिमम एजेंडे पर एक कंसेंसस बिल्ड कीजिए, ताकि यकसबा होकर इमरान खान के लिए नहीं, तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, एक खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आइन के लिए वो हम क्या हो सके और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। जी नाज़रीन, आपने शाह महमूद कुरैशी का ये क्लिप सुना। काफ़ी अरसे बाद उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी है और उनके इस जो उनके जज्बात थे, जो उनका अंदाज था, और उनकी बहुत से जज्बात के पीछे बहुत से मानी भी छुपे हुए हैं और बहुत से मामलात की भी वहाँ से एक आपको एक सिमत तब्दील होने का एक आपको एक एक एक, एक निशानी मिल रही है। क्लास साहब, जैन कुरैशी साहब का जो रोल था 26 वाली तरमीम में, पार्टी ने खुद ऊपर बहुत से उनके ऊपर सवालात उठाए, शोकाज नोटिस जारी हुआ, अगरचे कि उन्होंने क्रक्स ये था कि जो मेरे वालिद तय करेंगे मैं वही कुछ करूंगा। शाह महमूद कुरैशी साहब जिनकी अंदाज़े सियासत से और पॉलिटिकल अप्रोच से आप बखूबी वाकिफ़ हैं,
जिस अंदाज में 2-3 पॉइंट्स चीज़ों को उन्होंने पॉइंट आउट किया है, शिकवा भी किया है कि आए हमसे भी कुछ बात करें, हमसे भी पूछें, और आखिरी जो उन्होंने बात की, जो वो कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों के साथ बात करें कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर, इमरान खान के लिए नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, मुल्क की खुद मुख्तारी और आइन की बालादस्ती के लिए बात करें। क्या डायरेक्शन देख रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की? ये भी तो मतलब इमरान खान साहब की साथ बात होती है, ये पार्टी के और लोग भी तो जेल में है ना। जी, वो बिल्कुल। लीडर हैं, चलो बड़े लीडर हैं, उनकी बात हर वक्त होती रहनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सवाल ये कि इनकी कभी किसी ने क्यों नहीं बात की, इनकी इनकी ये शाह महमूद कुरैशी साहब की। इमरान खान साहब से हर हफ्ते सहाफ़ी भी मिलते हैं, उनसे अलीमा खान साहब भी मिलते हैं, उनकी बहनें भी मिलती हैं, पार्टी के तर्जमान भी मिलते हैं, वकील भी मिलते हैं। इमरान खान साहब ने कभी क्यों नहीं टेकअप किया? उन्होंने सहाफ़ियों के सामने खड़े होकर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की बात क्यों नहीं की? या उन्होंने पार्टी के लोगों को क्यों नहीं कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब की क्या खबर है भाई, अगेन ये वो क्या कर रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब की इनकी तो मुलाकातें भी होती थी, अगर आपको याद हो, जो साइफर वाला केस चल रहा था उसमें मिलते भी थे, बल्कि उन्होंने 2-4 दफ़ा बड़े गुस्से में आया कि जज साहब के साथ तो बड़े नाराज़ भी हो गए थे वो शाह महमूद कुरैशी साहब में। सवाल ये है कि बाकी पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे। इमरान खान साहब ने आपका पूछा है? उन्होंने कभी सहाफ़ियों को कहा है? कभी बिल्कुल। उन्होंने कभी वकीलों को कहा हो? उन्होंने कभी अपनी बहनों को कहा हो? कभी किसी को कहा हो भाई उसकी जाओ बात करो? आप इसको देख, अलीमा खान साहब ने कभी जिक्र किया उनका? बिल्कुल। वो आती हैं रोज़ टीवी पे आती हैं, वो कर लेना। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है, एंड वी ऑल नो दैट, इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब को कभी उन्होंने लाइक नहीं किया। ये मैं इसके 2-4 सबूत भी देता हूँ आपको। एक तो ये है कि जब उन्होंने इमरान खान साहब ने इनको कहा था कि आप हमें ज्वाइन करें, ये आपको याद होगा रेमंड चले गए थे कि मैं ज़रा देख लूँ कि मुझे नवाज लीग ज़्यादा बेहतर ऑफर करती है या मुझे इमरान खान साहब करते हैं। बिल्कुल। इमरान इमरान खान साहब ने इसको एज ए इंसल्ट लिया था, ये ऑप्शन लिया था कि शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ दिल से नहीं है, ये अपने मतलब देखने की कोशिश कर रहे हैं मुझे कहाँ से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, मतलब मेरे पे एतबार नहीं है, मेरी पार्टी पे नहीं है, ये अपने कार्ड्स देख रहे हैं। और खान साहब ने इसका गिला एक दफ़ा मेरे ख्याल लाहौर वाला जो जलसा था उसमें उन्होंने किया भी था। शाह महमूद कुरैशी साहब स्टेज पे बैठे थे और उन्होंने एम्बैरेस किया था कि ये भी कहते थे जी कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, फलां होगा। एक चीज़। दूसरा, ये जब साहब आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, लेकिन आप ये देखें पार्टी के जब मामला आगे बढ़े, जहांगीर तरीन वर्सेस शाह महमूद कुरैशी, तो खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ अपना स्टैंड रखा और उनकी बातों को वेटी दी। अल्टीमेटली जहांगीर तरीन माइनस होते गए। वजह ये नहीं थी, ये वजह नहीं थी। उसकी क्या वजह थी? जहांगीर तरीन साहब को वो शाह महमूद कुरैशी साहब की वजह से टारगेट पे नहीं थे। जहांगीर तरीन साहब का ये तो आप अगेन तरीन साहब खुद भी कहते हैं, इसहाक अकवानी साहब कह चुके हैं, हमारे शोज में कह चुके हैं कई दफ़ा कि उन्हें ये लगा था कि इमरान खान साहब इस खेल में शामिल थे जो यहाँ पे खेला गया था सुप्रीम कोर्ट में। साकिब निसार साहब, जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने जो उस वक्त मैनूवर किया हुआ था कि नवाज शरीफ साहब अगर पनामा में अगर डिस्क्वालीफाई हो रहे तो एक पटिशन तो इमरान खान साहब पे भी आई हुई थी बना गाला के हवाले से, बेनामी वगैरह पे, तो उस पर अगेन जहांगीर तरीन साहब के भी आई हुई थी, लंदन की प्रॉपर्टीज आई थी। तो उन्होंने कहा जनाब बैलेंस करना है तो किसी एक की कुर्बानी तो नहीं पड़ेगी। तो इमरान खान की दी नहीं जा सकती कि हमने वज़ीर आज़म बनाना है, उससे एक्सटेंशन लेनी है और फिर कल को आगे हमने चीफ भी बनना है, तो कुर्बानी किसकी देनी है, बैलेंसिंग फैक्टर किसका करना है? जहांगीर तरीन का कर देते हैं, चलो हम कहें कि जनाब एक बंदा आपका अगर ये हुआ है वो डिस्क्वालीफाई तो एक हमारा भी हुआ है। और ये तरीन साहब ने और इन्होंने बैठ के घर में गुफ्तगू की थी कि खान साहब ने हमें ये डिस्क्वालीफाई खुद कराया और खान साहब को पता था इस बात का, इसमें शामिल थे। ये बहुत पहले चीज़ें हो चुकी थी इक़्तिदार से और ये चीज़ें रिकॉर्ड करके, मज़े की चीज़ है, टेप पे रिकॉर्ड हुई। ये तरीन साहब ने और इसहाक अकवानी साहब और इनकी फैमिली ने घर पे बैठ के डिस्कशन कर रहे थे कि यार ये क्या हुआ है यार, हम कैसे इससे डिस्क्वालीफाई हो गए। वहाँ पे किसी ने पॉइंट उठा दिया फैमिली में से कि जनाब कि ये तो खान साहब ने लगता है खुद करवाया हमें। वो कोई इंटेलिजेंस की किसी एक उन्होंने उसको वो रिकॉर्ड किया, खान साहब को पहुंचाई और खान साहब ने बाद में जहांगीर तरीन को बुला के वो उन्होंने वीडियो सुनाई कि तुम तो ये कह रहे हो मेरे बारे में। सो डिफरेंसेस बहुत पहले आ चुके थे और वो खान साहब इनको बड़ी बिग थ्रेट समझते हैं। ये तो क्लास बिल्कुल फैक्ट्स हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब भी पार्टी के साथ जब वज़ीर आला पंजाब बनने की ख्वाहिश थी, उनके दिल में भी गराई था कि मुझे हराया गया है, वज़ीर आला पंजाब बनने के रास्ते में रुकावटें खड़ी की, लेकिन क्रक्स ये था कि एंड ऑफ द डे उन्होंने खान साहब के साथ खड़े होकर जेल भुगती। परवेज़ इलाही साहब भी भुगत के खामोशी से साइड भी सपोर्ट नहीं कर रहे। ज़ैन कुरैशी का लबो लहजा हमने देख लिया। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो अंदाज अपनाया, जिस मौके के ऊपर फैसल चौधरी साहब ने, आपके दोस्त ने उनको वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है, जारी की है, 24 नवंबर आने में एक हफ्ता बाकी रह गया है, तो सवाल यह है कि इस टाइम के ऊपर कुरैशी साहब का यह कहना और पार्टी के अंदर और भी बहुत से इख्तिलाफी आवाजें मौजूद हैं 24 नवंबर की कॉल पर, और पार्टी की सियासत के ऊपर क्या असर मुरतब करने जा रहे हैं ये तो ध्यान में रखें। अगर फैसल चौधरी साहब
अगर ये बात करवा रहे हैं वो तो इमरान खान साहब से मिलते हैं जी। उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है उनका, इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, तो इट मींस कि वो इमरान कहते हैं वो हर तरह हर जगह मिलते हैं, उनके तल्लुकात बहुत वसी हैं। नहीं होंगे, लेकिन मैं ये कि फिर तो इमरान खान साहब की ब्लेसिंग है ना कि इस तरह की बात कराई जाए कि जनाब बातचीत होनी चाहिए ताकि हमें 24 नवंबर वाले अजाब से ना गुजरना पड़े। ठीक। ये भी तो मुमकिन हो सकता है ना, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज। कि उन्होंने कहा हो फैसल भाई को कि फैसल भाई आप जरा इस बात को आगे बढ़ाएं जी, पार्टी से बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, अगर गपशप होनी चाहिए ताकि हमें ये हंगामा ना करे। ऊपर से उन्हें पता है इंटरनेशनल प्रेशर दबाव भी बढ़ रहा है। अभी उसका यूके के उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी ने मेरा ख्याल है बहुत बड़ा उन्होंने बयान दिया वहाँ पे। ऐसे पहले वहाँ पे यूएस से सेनेटर्स ने फिर एक उनको लेटर लिखा है जो बाइडेन साहब को। सो उनको पता है कि आलमी दबाव इन पे आ रहा है कि बातचीत करें, इमरान खान साहब से मिलिट्री ट्रायल ना करें, बला बला दीगर ना चीज़ें करें, साथ में लोकली तौर पर भी पार्टीज़ को एंगेज करें, आप उनसे बातचीत करें। सो माहौल शायद बन रहा है। और दूसरी बात यह है कि शाहिद कुरैशी साहब को इमरान खान साहब ने, ये मैं आपको अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ, वो लाइक नहीं करते। मैं फिर कह रहा हूँ, खान साहब ने खुद कहा था कि जनाब अपने एक सहाफ़ियों से मुलाकात हुई थी जिसमें हम सारे शामिल थे। उन्होंने कहा जनाब शाहिद कुरैशी साहब तो ये आके वज़ीर ख़ारजा नहीं बनना चाह रहे थे। सवाल यह कि शाहिद कुरैशी साहब, मुझे लगता है ज़ैन कुरैशी साहब वाले वाक़े के बाद जी रही सही जो कसर थी वो उनकी वो हो चुकी है। अब वो उसमें उनकी पार्टी के अंदर भी वो पोजीशन नहीं रहेगी उनका। इवन यहाँ पे आपको ट्विटर पे उनका क्राउड जो है या उनके हिमायती हैं पार्टी के अंदर हैं, तो वो शामिल हो गए कुरैशी साहब। मेरा ख्याल है कि उन्होंने गिला किया है ना कि मुझे मिलने कोई नहीं आता। एक ना उस गैब्रियल गार्शिया का बड़ा खूबसूरत एक शॉर्ट स्टोरी है, मुझे तो वो सुनकर याद आ कि नो बॉडी राइट्स टू कर्नल। बड़ा उसका ये उन्वान है, कर्नल को कोई ख़त नहीं लिखता जी। तो उसका एक होता है रिटायर कर्नल होता है, तो वो अगर इंतजार कर रहा है मेरी पेंशन आएगी और वो पेंशन का लेटर के इंतजार में बैठा है, तो उसका टाइटल नो बॉडी राइट्स टू कर्नल। तो सेम इस वक्त लगता है कि शाहिद कुरैशी साहब भी पेंशन पे जाने वाले हैं। वो भी अपने पेंशन पेपर का को लगता है कोई बंदोबस्त कर रहे हैं कि भाई साहब के उसको सिर्फ कुरैशी साहब, ये पार्टी के अंदर कुछ और लोग भी आपको फील होता है कि वो भी जा सकते हैं अपनी पेंशन के लिए किसी और तरफ? मुझे ख्याल है कि ये जो गैम्बल खेला था ना ज़ैन कुरैशी वाला, जो उन्होंने वहाँ पे वो हुआ था, उनकी बहू का मसला हुआ जो ज़ैन की बेगम साहबा का, उस पर पार्टी के अंदर बहुत सारे ओपिनियन है, बहुत सारे उस पर आपने भी सुनी होगी, हमने भी सुनी है। मैं जिक्र नहीं करता, अच्छा नहीं लगता किसी की बहू बेटी की बात करते हुए। उस पर भी वो सवालात उठाते हैं कि सब कुछ जो हुआ कैसे हुआ, क्यों हुआ, वाकई ऐसे हुआ। बाज़ लोग और बहुत सारी बातें कर लेते हैं। सो ज़ैन कुरैशी साहब आपका क्या ख्याल है, वो बगैर अपने वाले साहब के मशवरे से ये चीज़ें कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। जो सवालात उठे, अच्छा उनको शो कॉज नोटिस किसको जारी हुआ है? वो उनको ज़ैन कुरैशी साहब को जारी हुआ है। अच्छा बात यह है कि अगर उनकी कोई बात नहीं कर रहा, पार्टी बात नहीं कर रही, पार्टी में से कोई बात नहीं कर रहा, ना खान साहब भी नहीं कर रहे, कोई वकील भी नहीं कर रहे, तो शाहिद कुरैशी साहब की अपनी फैमिली कितनी बात कर रही है उनकी? ये पिछले कुछ 6 महीने में आपको कितना नजर आया होगा? बिल्कुल ठीक। उनके एफर्ट होता है ना बंदा के बार बार बात करते हो। 2-3 दफ़ा मैंने सुना है उनको, उन्होंने बात की होगी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी गई थी, मेहर बानो साहब वगैरह गई थी वहाँ पे। लेकिन जिस तरह का यहाँ मुसलसल मतलब रोज़ाना की बुनियाद पे हम देख रहे होते हैं, वो मिल रहे हैं, या अलीमा खान साहबा जा रही हैं, दीगर लोग जा रहे हैं, या उसमें उज़मा साहबा जा रही हैं, तो आपको इनकी फैमिली उनसे शाहिद कुरैशी साहब से मिलते नज़र नहीं आती। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पॉलिटिकल हवाले से ही क्लास साहब से थोड़ी सी बात करना चाहिए। क्लास साहब, नवाशी साहब बिरून मुल्क थे, मरीम नवाज साहब भी बिरून मुल्क थी, शहबाज साहब भी बाकू और सऊदी अरब के दौरे पर थे। आइंदा हफ्ता बड़ा अहम है जहाँ पर एपेक्स कमेटी के इजलास भी होने हैं, दहशतगर्दी की सूरत हाल के हवाले से जायज़ा लेना है। नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा भी, शहबाज शरीफ साहब भी, बिलावल भुट्टो भी नाराज़ हैं, उनको भी नून लीग ने मनाना है। 24 नवंबर की कॉल भी सामने आ रही है। नवाज शरीफ साहब ने जब बाहर गए तो थोड़ा सा उन्होंने अपने दिल का हाल या अपने दिल का बोझ हल्का किया, लेकिन बहुत स्लाइटली सा। वो कहते हैं मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता कि सूरत हाल ख़राब ना हो। अगर इमरान खान माजी के अंदर मेरी कही बात मानते तो हालात आज ऐसे ना होते। वापस आने के बाद नवाज शरीफ साहब जब बिरून मुल्क गए थे जिस अंदाज में, उसी तरह की सियासत करेंगे या आने के बाद थोड़ा सा मुतहरिक होते हुए दिखाई देते हैं? मरकज़ के अंदर भी थोड़ा सा गवर्नेंस के हवाले से, सियासी मामलात के हवाले से अपना इंटरेस्ट लें, चीज़ों को सेटल करेंगे? अभी वो यही समझेंगे कि अभी जब तक खान का मामला हतमी तय नहीं होता बस खामोशी से घूमे फिरें, कभी कभार एक शेर सुना के फिर खामोश हो जाया करें। मतलब एक शेर सुना के दाद लेके उसके बाद सही अपनी गज़ल सुना ली, फिर उसके बाद दूसरे की नहीं सुननी जी। बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें सवाल है। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये मियाँ नवाज शरीफ साहब आप नोट करें, जब से हुकूमत बनी है शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने सेंटर में कोई दिलचस्पी नहीं रखी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा ख्याल है उन्हें जो थोड़ी सी हमारी एक सिविल मिलिट्री अलायंस बना हुआ है या एक हाइब्रिड सिस्टम है, मियाँ साहब का एक क्रेडिट तो देना पड़ेगा, कभी लाइक इट और नॉट, कि उन्होंने कभी ये सिस्टम के तहत काम नहीं किया। आप यहाँ वज़ीर आज़म भी आप हैं, जो वज़ीर आला भी आप हैं, इस वक्त पावर में भी आप लोग हैं। बाकी ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्या हो सकता है, नो कमिंग टू द पॉइंट जो बात है। सो उन्होंने दिलचस्पी नहीं रखी यहाँ पे, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम है इस वक्त।
वो उनका जो फोकस है सारे का सारा पंजाब पे है। वो अपनी बेटी को कामयाब करना चाहते हैं। सो आप देखें उनके इजलासों में बैठते हैं, वो उनकी मीटिंग शेयर करते हैं, ब्रीफिंग लेते हैं, मरियम विजिट साहब करते हैं इकट्ठे। उनको विजिट करते हैं। सो उनका सारा फोकस वो शायद अपनी 85 वाली मेमोरीज जो है ना, जैसे उन्होंने खुद को बिल्ड किया था, तो मियाँ साहब उसी तरीके से बिल्ड कराना चाहते हैं मरियम साहब को कि मेरा एक ऊपर इन पे पेट्रनेज वाला रहना चाहिए और बेटी को मैंने इनको सक्सेसफुल करना। लिहाजा उनका सेंटर पे उनकी तवज्जो कम है। शायद ये भी वजह है कि अब शहबाज शरीफ साहब जो एक्सपीरियंसड हैं, पहले एक दो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, साल एक हो गए, फिर उन्हें ये पता है पिंडी की इनके साथ तल्लुकात इनके ठीक है, मेरे क्योंकि नहीं बन सकती उस तरीके की, तो बेहतर है मैं इसमें उनके लिए एक तरह का उन्होंने इसको इस्लामाबाद को अपने लिए उन्होंने वो समझा नो गो एरिया, या उन्होंने एक कहते हैं ना अपना इलाका गैर समझा हुआ, वो नहीं आ रहे। लेकिन उनको जब जहाँ ज़रूरत फील होती है कि यहाँ पे मुझे कुछ बोलना चाहिए, काम करना चाहिए, मतलब है उन्होंने अली अमीन गंडापुर पे उन्होंने तकरीर की थी, जो उन्होंने उसमें कि जनाब ये देखें जत्थे आते हैं, पहले सेंट्रल एशिया से वहाँ से लोग आते थे, पंजाब पे हमलावर होते थे, अब KPK से लोग उठते हैं, वो हमलावर हो रहे हैं पंजाब। सो ये उनकी जो स्ट्रेटजी थी, ये उनका बयान उन्होंने बनाया, उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ पंजाब में। स्ट्रेटजी आपको चलती हुई दिखाई दी? मेरा ये ख्याल है कि मियाँ साहब की जो आपने बात की ना कि आते जाते कहीं पे कोई एक शेर सुना लिया, कभी कोई 2-4 साफी बुला लिया, और साथ में अपना विक्टिम कार्ड भी खेलना है कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। मतलब वही वाली बात जो लास्ट वीक हमने की थी कि भाई वज़ीर आज़म है, बेटी जो है वो वज़ीर आला है, खुद सारे केस खत्म हो गए, सारी पार्टी पावर में, लेकिन सानल जाती होगी। अब ये पता नहीं कैसा, बिल्कुल ठीक, ये वो नैरेटिव है। बिल्कुल ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट वीक होगा नाजरीन आइंदा हफ्ते का, लेकिन देखने के नून लीग आइंदा हफ्ते से अपनी सियासत को किस तरीके से आगे बढ़ाएगी, बिलखसूस जब वफाकी हुकूमत को न सिर्फ 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल, जिसे फाइनल कॉल करार दिया जा रहा है, उसका सामना होगा। पीपल्स पार्टी की नाराज़गी है और उसके साथ साथ कुछ गवर्नेंस के हवाले से प्राइम मिनिस्टर को कुछ कंसर्न है। आइंदा हफ्ते कैबिनेट के अंदर रिशफल भी करना चाहते हैं और कुछ वज़रा प्राइम मिनिस्टर से खाइफ है कि उनके कलमदान तब्दील नहीं होने चाहिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी आइंदा हफ्ते, आपको अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे नेशनल पुलिस फाउंडेशन के एक और स्कैंडल के ऊपर कि किस तरीके के साथ करोड़ों रुपए के मालियत के प्लाट चंद लाख रुपए में कुछ बाअसर तगड़े अफसरान के अंदर बांट दिए गए। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता हफ्ते हमने एक स्टोरी ब्रेक की थी किस तरीके के साथ नेशनल पुलिस फाउंडेशन की इंतज़ामिया ने E11 सेक्टर के अंदर 5000 मुरब्बा गज का प्लॉट जिसकी मालियत 5 रुपए से ज़्यादा थी, उसको रिहायशी प्लॉट की कीमत के आसपास तकरीबन 1 करोड़ रुपए में फ़रोख्त कर दिया था। और जिस तरीके से मशकूक तरीके से फ़रोख्त किया था उसके ऊपर भी बहुत से सवालात उठे थे। जिन अफसरान ने उसकी मुखालफत की उनको ओहदे से हटा दिया गया। अब उसके बाद एक और बड़ा होशरुबा कुछ तफसीलात सामने आई हैं जिसके अंदर साबिक सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी, जिनके जो उस वक्त के जो बोर्ड के चेयरमैन भी थे, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से कबल उनको किस तरीके के साथ नवाजा गया। सिर्फ यही नहीं, बाकी आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान नवनर, एडिशनल आईजी पंजाब समेत 5 मजीद पुलिस अफसरान को भी एक कनाल के प्लॉट से कैसे नवाजा गया। ये मामला ये है कलासर साहब, E11 सेक्टर जो कि फुली डेवलप्ड है, जहां पर एक कनाल की प्लॉट की कीमत कम अज कम 8 करोड़ से 10 करोड़ रुपए है, वहां पर 6 प्लॉट को कैंसिल किया गया। उन प्लॉट को कैंसिल करने के बाद 2000 के अंदर जो उसकी उन प्लॉट की कीमत थी, यानी कि 15 लाख रुपए तकरीबन उनकी कीमत थी, 15,70,000 रुपए, उसी कीमत के ऊपर साबिक सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी साहब को, आईजी पंजाब को, एडिशनल आईजी पंजाब, उसके साथ कुछ दीगर अफसरान थे जिसमें बिलाल सदीक का म्यान है, एडिशनल आईजी पंजाब, करीम खान DIG पुलिस, उसके साथ सैयद अली मोहसन, उसके साथ MD NPF नेशनल पुलिस फाउंडेशन साबिर अहमद, इन सब को सन 2000 में जो प्लॉट की कीमत थी, कैंसिल किए गए प्लॉट उनको उनके नाम पे अलॉट कर दिए गए। और उसके साथ जिन लोगों ने जिनके प्लॉट कैंसिल किए गए, ये इन्होंने हमसे रब्ता नहीं किया, ये मंजर से गायब है। उनमें से 2 लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं और उनकी फाइलों के अंदर रिफंड का चेक लगा के रख दिए कि आया रिफंड का चेक ले जाइए। सिर्फ यही नहीं, जहां पर इस मामले के अंदर बेज़ाब्तियां की गई, जिनका असल मकसद था पुलिस अफसरान और उनके जो दीगर लोग हैं उनकी फलाह बहबूद का मामला, और जो सोसाइटी कायम की, उस सोसाइटी के अंदर ना आज तक स्कूल बना सके हैं, ना वहाँ पर कब्रिस्तान का प्लॉट है, जो रिहायशी इमारतें थी उनका गलत मिसयूज़ हो रहा है कमर्शियल पर्पज़ के लिए, और बहुत से वहाँ मसाइल हैं। लेकिन खास साहब उन दिन आपने सेक्रेटरी दाखिला साहब के रोल के हवाले से बात की, उन्होंने इनके जो कवायद जवाब भी थे उनको भी तब्दील कर दिए। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान इनका ऑडिट करता था, मना कर दिया कि वो इनका ऑडिट नहीं करेगा। और उसके बाद तमाम पुलिस अफसरान जो खुद ग्रेड 21 से 22 तक पहुंचते हुए ऑलरेडी बहुत वेल ऑफ हो चुके होते हैं, उन लोगों के प्लॉट जिनको पे ऑलरेडी अलॉट हुए थे कैंसिल करके अपने आप को खुद अलॉट कर लेना, ये बनतक
और ये कार्रवाई तो पहली दफा हमने सर सुनी। आपने अभी बात की कि उन्होंने कहा उनको मना कर दिया कि यहाँ से शुरू करते हैं कि इनका ऑडिट नहीं हो सकता। जी। मुझे याद है जब ये जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शुरू हुई थी ना, तो उस वक्त बड़े अच्छे टेक्नोक्रेट लोग थे जो वहाँ पे आए थे, जिन्होंने इसको आके और बड़ा कुछ सीखा। हमने पहली दफ़ा ओपन हुई थी, मुझे याद पड़ता है 120 के करीब उस वक्त रिपोर्ट्स आती होती थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान बनाता था। 120 महकमे थे या इससे ज़्यादा थे, क्योंकि ये कंसेप्ट था कि जहाँ पे भी कोई हुकूमत पाकिस्तान का 1 रुपया भी इन्वॉल्व होगा, जहाँ पे होगा उसका ये ऑडिट होगा और होना चाहिए। और फिर ग्रेजुअली सबको ना अपनी खुद मुख्तारी याद आ गई। वहाँ की नहीं जनाब हमारा तो अपना बोर्ड है, हमारी अपनी फाइनेंशियल पावर्स है, हम तो खुद पैसे जनरेट करते हैं, आपका क्या काम है हमसे लेने का। और हैं सरकार के मुलाजिम सारे के सारे। सो उन्होंने ऐसा ऐसा अपने आप को ऑडिट से, स्क्रूटनी से, अकाउंटेबिलिटी से निकालते गए। अब माशाल्लाह आप किसी को चेक कर लें, मैं गलत नहीं कह रहा, तो 15-20 के करीब ही बच गए हैं। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अपनी पावर सारे गए, तो 100 से करीब, मैं अगर ज़्यादा नहीं कह रहा, अगर 100 नहीं होंगे 70-80 महकमे इसमें से निकल गए। उन्होंने कहा आप हमारे पूछ भी नहीं सकते कि हम पैसा कहाँ, क्यों और किधर खर्च करते हैं। एक तो ये चीज़ है, ये सबसे बड़ा एक डेन ऑफ स्कैंडल रहा है जिसकी बात आप कर रहे हैं। राइट। इसके पहले भी बहुत सारे इसी तरह के अफसरान की लिस्टें आई थी लोगों के। मोस्टली किसके लिए था ये सेक्टर जो इस तरह पुलिस फाउंडेशन वाला, जो शोहदा होते हैं, शोहदा की फैमिलीज हैं, खुद पुलिस अफसर बहुत सारे, वेलफेयर पर्पस था सर, वेलफेयर इनके नाम था। में। जी। तो उसमें जो मोस्टली वेलफेयर का मकसद यही था कि जो हमारे शोहदा जो हैं, जी बिल्कुल, उनके वो अपनी जानें देते हैं इस मुल्क के लिए, कौम के लिए, शहीदों के बच्चे हैं, पुलिस वाले स्पेशली, उनको प्लाट दें, उनको घर बना के दें, पीछे को उनको करने वाले। बाद में इसको एक वाया भटिंडा बना के एक इन्होंने इसको ये तरीका इख्तियार कर लिया कि हर पुलिस अफसर जो, क्योंकि उसमें पुलिस फाउंडेशन का नाम आ गया, लिहाजा आप हमें इसका प्लाट देंगे। चलें, आपने एक बना ली, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनी, सबके लिए होती है, सबको चाहिए होता है जो इस्लामाबाद में रहते हैं कि अगर हुकूमत की प्लाट कोई अपना अपना सेक्टर खोलती है तो सब अवाम के लिए भी है, आपके लिए, उनके लिए, फलां के लिए, सबके लिए। लेकिन जो बात आप बता रहे हैं ना, इसमें 2-4 इसमें चीज़ें पिछले अपने प्रोग्राम में मुझे याद पड़ता है, आपकी स्टोरी जो थी कि यही मेरा ख्याल है ये दुरानी साहब थे जिन्होंने 1 करोड़ रुपए का कमर्शियल प्लाट जी बिल्कुल ऐसा पहले अपोज किया जी कि नहीं जनाब ये बहुत कम प्राइस है। अपोज करने के बाद फिर उन्होंने उसकी अप्रूवल दे दी जी। अब नो यू कैन लिंक द डॉट्स, जो आपकी स्टोरी ये वाली है कि अगर वहां पे मेरा ख्याल I-14 बताया था आपने जी, I-14 में इसी तरह 12 लाख फी मुरब्बा गज रेट था और यहाँ पे 2 लाख फी मुरब्बा। अगर देखें जरा, ये बड़ा स्कैंडल था। अगर मुझसे पूछें, जहाँ पे आपने 4-5 बिलियन रुपीस का, कहाँ पे 12 लाख उसका वो है, मेरा उसको बता फीट स्क्वायर ये फीट बता रहे हैं, कहाँ 2 लाख, और ये E11 की बात हो रही है, ये नेशनल पुलिस फाउंडेशन की बात हो रही है, वो I-14 की बात हो रही है, कहाँ I-14 और कहाँ पे ये E11। उस वक्त इतना बड़ा आप वो कर रहे हैं यार, इतनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, और 7 मेंबरान शामिल हो गए, उन मेंबरान में वो बंदा भी शामिल है कि जिसने उसकी अप्रूवल दी, पहले अपोज किया। सो दुरानी साहब जो हैं उनको तो पहले तो उनसे क्वेश्चनिंग होनी चाहिए कि भाईजान ये आपने कैसे किया है, पहले एक आपने फैसला किया है, उस फैसले के बाद इतने बड़े बेनिफिशियरी हो गए, नंबर 1। दूसरा, प्लाट अगर अवेलेबल थे तो बात समझ में आती है कि ठीक है जी, IG साहब हैं, वो सेक्रेटरी साहब हैं, फलाने साहब हैं, वो साहब हैं, तो मुझे ये ज़रा समझाया जाए कि आपने उन लोगों को कैंसिल करके कैसे दिया। अगर मैं गलत नहीं कह रहा, ये दुरानी साहब तो अगर DMG के पुलिस के हैं, DMG के बंदे का पुलिस फाउंडेशन में क्या काम है, मुझे जरा समझाया जाए। इनका मतलब सिर्फ इस वजह से कि आप सेक्रेटरी इंटीरियर थे, बोर्ड चेयरमैन थे और कमर्शियल प्लॉट की फाइनल अप्रूवल के अंदर उनका रोल था। नहीं, इनसे पूछना चाहिए कि ये पुलिस फाउंडेशन का एक सेक्टर है जी, उसमें DMG वाले कैसे गए हैं। चलो पुलिस वाले मुझे समझ आते हैं, वो उनकी जस्टिफिकेशन दी जा सकती है, गलत सही, उसमें जो प्रोसीजर लैप्सेस हुए हैं फेवर की, वो कहते हैं मैंने SRO इश्यू करवाए हैं, मैंने उनको ऑडिटर जनरल के चुंगल से निकाला है, मैंने उनके लिए नई कवानीन में तरमीम की हैं, उनके कमर्शियल प्लॉट को बेचने के लिए अपना रोल प्ले किया। तो मतलब फीस ली है ना उन्होंने, दूसरे लफ्जों में उन्होंने अपनी फीस ली है जी। आपने फिर अपना बैठ के जो 8-10 करोड़ रुपए की बात हो रही है, तो फिर अपनी फीस ली है, फिर आप सर्विस चार्जेस लिए हैं। आपसे पूछा जाना चाहिए, मेरा बड़ा सवाल ये है, DMG अफसरान जो हैं ये कैसे घुस गए नेशनल पुलिस फाउंडेशन में। इनका असल सवाल तो यह कि दुरानी साहब और बाकी, मतलब वो IG पंजाब भी कह सकते हैं, कैप्टन उस्मान साहब भी हमारा पुलिस का फाउंडेशन का है, बाकी भी कह सकते हैं। चलें भाई, आप जैसे तैसे करके कुछ जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि जनाब कि हमारा भी हक बनता है, हम भी पैसे दे रहे हैं, हमारा भी बला चीज़ें गलत सही वो दे सकते हैं। बट व्हाट अबाउट ये DMG अफसर, इनका दुरानी साहब की, वो बोर्ड के जो चेयरमैन बैठे हुए हैं, मैं तो हैरान हूँ कि उनको बोर्ड का चेयरमैन भी बन गए। और इसी हवाले से DMG वालों में बड़ी तनकीद होती है, कहते हैं दुनिया के सबसे काबिल लोग हैं, हर महकमे का जो सरबराह होगा ना सर जी, वो कहते हैं DMG अफसर होगा। अब ये पता चल रहा है मुझे आपके जरिए, मेरी नलायकी, कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन का जो वो है बोर्ड के वो हैं, वो भी जनाब वो चेयरमैन जो हैं वो भी DMG अफसर। अच्छा, काबिल DMG अफसर भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, काबिल भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, इंटेग्रिटी वाले हमने देखे भी हुए हैं, हमने उनके साथ मतलब एक इज़्ज़त और एहतराम का भी है, हम ये नहीं कह रहे सारे होते हैं।
वही आप कैसे कर सकते हैं, बोर्ड के चेयरमैन हैं और आप ये सारी चीजें चलिए जो अगला हैं, सब आप करवा देखते रहे हैं मोहसन नकवी साहब का। अब ये कड़ा इम्तिहान है कि कोई जहाँ इम्तिहान पर शिम्तिहान चले नहीं है, ये हम आप तो ऐसे डाल देते हैं इम्तिहान वाली बात उनका किसी को उनका फिर। सवाल, उनसे सवाल तो होगा डेफिनेटली कि उनके मातहत काम करने वाले सेक्रेटरी दाखिला ने जिनका कोई इस्तेहकाक भी नहीं बनता, और ना सिर्फ उन्होंने प्लॉट लिए बल्कि दीगर पुलिस अफसरान को जो प्लॉट से नवाजा गया, दीगर लोगों के प्लॉट्स को कैंसिल करके उनको दिए गए, और जिनके प्लॉट कैंसिल हुए वो सब लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में धक्के खा रहे हैं। तो देखते हैं कि उनको इंसाफ की फराहमी के लिए मोहसन नकवी साहब के अपना कोई किरदार अदा करते हैं या पुलिस वालों की पीठ पे थपकी देंगे कि नहीं शाबाश जिंदाबाद, आपने शानदार काम किया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि वजारत एविएशन, एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम जेट ग्रीन है, उसको पॉलिसी के बरक्स, पॉलिसी के खिलाफ नई एयरलाइन शुरू करने का लाइसेंस देने के लिए कोशिशें क्यों तेज कर दी गई हैं, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वजारत एविएशन ने वफाकी काबीना से सिफारिश की है कि जेट ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि नेशनल एविएशन पॉलिसी के तहत नई एयरलाइन शुरू करने का जिसका राइट नहीं है, उसको मुकर्रर वक्त के अंदर जो पेड अप कैपिटल की शर्त थी, यानी कि 60 करोड़ पे आपका पेड अप कैपिटल होना चाहिए, वो शर्त को पूरा नहीं कर सकी। लेकिन उसकी एनओसी हो चुकी, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हो चुकी, लिहाजा कोई दरमियानी रास्ता निकाल के इसको हर सूरत इसको लाइसेंस, आरपीटी लाइसेंस जिसको हम रेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइसेंस कहते हैं, वो जारी करने की मंजूरी दी जाए। ये जब मामला वफाकी काबीना के सामने पहुंचा, जराई का ये कहना है कि इस सारे मामले के ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन हुई। पता चला कि नेशनल एविएशन पॉलिसी 2023 के मुताबिक, जिसकी सेक्शन 3.1.2.1 के मुताबिक, कोई भी प्राइवेट कंपनी जो अगर एयरलाइन शुरू करना चाहती है, अगर उसका पेड अप कैपिटल पूरा नहीं है तो पेड अप कैपिटल की रकम में ना छूट दी जा सकती है और ना ही उसको कोई टाइम ड्यूरेशन उसको एक्सटेंड किया जा सकता है कि वो दोबारा उसके अंदर अपनी इस पेड अप कैपिटल को पूरा कर ले। जब बात नहीं बनी तो जिसका कलमदान इस वजारत का ख्वाजा आसिफ साहब के पास है, उन्होंने वहाँ पे भरपूर कोशिश की कि इस कंपनी को 1 साल का वक्त दे दिया जाए, चूंकि दीगर इदारों से भी इनकी रिकमेंडेशन आ चुकी है कि इसको 1 साल का वक्त दे दिया जाए। जिसका मौजूदा पेड अप कैपिटल है वो 37 करोड़ 94 लाख रुपए है, और जो बाकी रकम है 220 करोड़ से ज्यादा बनती है, वो 1 साल बाद पूरा कर देगी। लेकिन इसको लाइसेंस दे दें। जब आप लाइसेंस देंगे इकला साहब, तो ये 11 शहरों में अपनी सर्विस शुरू करना चाहती है ये कंपनी। ATR 72 एयरक्राफ्ट तैयारों के जरिए से, जिसके अंदर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, दीगर शहर शामिल हैं। क्लास साहब, कहा जाता है कि जो एविएशन इंडस्ट्री का बिजनेस है ये बहुत एक्सपेंसिव है, और एक कंपनी जो अभी पेड अप कैपिटल पूरा नहीं कर पा रही, अब उसके लिए कोशिश की जा रही है कबीना के अंदर जाके कि इसको 1 साल की छूट दे दें। और जब वहां से कबीना ने भी सारे मामले का देखा कि पॉलिसी हमें बाउंड करती है कि नहीं आप छूट नहीं दे सकते, फिर कबीना को बताया गया कि नहीं आप फिक्र ना करें, हमने इसी पॉलिसी के अंदर एक और शिक भी रखी हुई है जिसके तहत कबीना अपना इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं छूट दे सकती है। अब उस छूट का हासिल करके कि इस कंपनी को लाइसेंस देने का तो असूली फैसला हो चुका है। अब कमेटी बनाई गई है 6 रुकनी ख्वाजा आसिफ साहब की सरबराही में, जो ये तय करेगी कि सिर्फ जेट ग्रीन एयर को ही छूट दे के लाइसेंस देना है या और दरखास्तें जो पेंडिंग हैं, जो दीगर कंपनियां हैं जो उस माली कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रही, उनको भी फैसिलिटेट किया जाए। तो ये कमेटी तय करेगी, 2 हफ्तों के बाद दोबारा रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो एक पॉलिसी के अंदर गुंजाइश नहीं है कि कबीना उसी पॉलिसी के अंदर गुंजाइश निकाल के वो चाहती है कि जेट ग्रीन को लाइसेंस जारी कर दिया जाए। बट साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर आपकी स्टोरी से डिविएट करूं तो मैं ना कीजिएगा सर, लाजमी। मेरी थोड़ी सी इस पे रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। एक तो साफ जरा मैं तो आपसे पूछ रहा था कि यार इसके मालिक कौन, मैं तो जानते नहीं, जेट क्या नाम है इसका, जेट ग्रीन बता रहे हैं, जेट ग्रीन कैसी है या क्या है। ऑफ कोर्स एज ए रिपोर्टर हमारा काम होता है स्टोरीज में या पॉलिसीज में लैप्सेस होते हैं, हमें आंख रखनी है, अकाउंटेबिलिटी है, वॉच डॉग है कि किसको फेवर हो रही नहीं हो रही, पार्टियां कौन है, कोई फ्रंट मैन तो नहीं है, पीछे से वजीर ये सफ़ीर खुद तो नहीं बैठे, कोई ब्लैक मनी को वाइट तो नहीं कहे। ये होती है हमारी कंसर्न होनी भी चाहिए कि इसको मतलब को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इसमें पूरे शहर नहीं पढ़े, आपने अपने शहर का नाम भी नहीं पढ़ा इसमें। जी मुल्तान है इसमें, आपने पढ़ा नहीं है, आपने नाम नहीं लिया, मैं इसलिए कह रहा हूँ अपने शहर ज्यादा थे तो पढ़ दे ताकि लोगों को पता चले किन किन शहरों में। उसकी वजह है इस वक्त, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, मैंने पिछले दिनों मुझे कोई इमरजेंसी में जाना था मुल्तान, तो मैंने चेक करने की कोशिश की कि कोई यहाँ से मुल्तान के लिए फ़्लाइट जाती है, एंड आई वाज शॉक्ड। ना रहीम यार खां कोई फ़्लाइट जा रही है, ना कोई आपका मुल्तान जा रही है। मुल्तान साउथ कितना बड़ा ये आपका इलाका है, PAA नहीं जा रही,
एयर ब्लू नहीं जा रही, कोई भी नहीं जा रही यहाँ से। इसके कराची लाहौर के आपकी इवन मुल्तान लाहौर वाला भी मेरा ख्याल है जो रूट है वो बंद पड़ा, अगर मैं गलत नहीं कहता, सिर्फ मुल्तान और उसका कराची का चल रहा है। वहाँ से अगर आपने जाना है ना मुल्तान, यहाँ से कराची जाए, कराची से मुल्तान है पूरी, मतलब फिरने के बाद ऊपर मुल्तान से ऊपर से गुजर के जाएंगे लेकिन उतर नहीं सकते, वापस फिर आएंगे। सर मेरा कहना है कि मतलब 2-3 चीज़ें आपके लैब से जो स्टोरी पॉइंट है बिल्कुल ठीक ही है। इस वक्त अगर आपकी पीए की कीमत 12 रुपए लग रही है तो फिर आपको इतने सख्त इतनी बड़ी अमाउंट रखनी ही नहीं चाहिए। अगर सारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को तब्दील कर लें, वही मैं कह रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ मैं। उन्होंने अगर आपको पता है कि 60 करोड़ रुपया वो नहीं, जो मेरा ख्याल है उनके प्री रेगुलेट था, आप उसको रिलैक्स करें। फिर अगर 30 से नहीं तो 50 कर दें, 60 अगर आपने पॉलिसी बनाई है ना, इतना बड़ा पैसा अगर वो नहीं ला पा रहे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो उस पर एरोप्लेन्स पे करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशन कवर करना चाहते हैं, तो आपको उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड व्हाट द इन्वेस्टमेंट इज। जब पीए बैन करने जा रहे हैं, पीए आपकी नहीं मीट कर पा रही, उसके एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, फिर एक नई जब एयरलाइन आती है तो ऑलरेडी जो मार्केट में 3-4 मौजूद हैं, कंपटीशन लाती है। ये प्राइसेस में भी फर्क पड़ता है, आपके किरायों में भी फर्क पड़ता है, सर्विसेज में भी फर्क पड़ता है। अदरवाइज मोनोपोली हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे इदारे हैं, यहाँ पे मैं नाम नहीं लें, 7-8 जो कार्टल्स बना लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक आपको ऐसी उसमें सर्विस चाहिए होती है जो इस कार्टल को, इस ट्रेंड को तोड़े। फिर कसम ज़ात एविएशन तमाम दरखास्त लेके जानी चाहिए थी, अगर जहाँ पे बाकी बिल्कुल सबको होनी चाहिए। लेकिन होता पता क्या है, हमेशा होते पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, अच्छा है ये गलत होता है और ये हमने भी देखा, लेकिन होता है इसमें हमारे जैसी डेमोक्रेसी जो वीक हैं, वो फ्लॉड हैं, यहाँ पे तल्लुकात चलते हैं, पैसा चलता है। एक बंदा थोड़ी कंसेशन लेता है, अब रिलैक्सेशन लेते हैं। आप और मैं भी कभी जाए ना, कोई कॉलेज में किसी का दाखिला करवाना हो तो पूछते हैं ना, बताएं इससे पहले किसी का हुआ तो हम आप कभी कर देते हैं। मतलब हमने नहीं किया। कोई एक आध कोई ताकतवर जाता है, एक वो कराते तो उसके बाद प्रेसिडेंट बन जाते हैं। मेरा ये कहने का मतलब ये है, इस वक्त आपके इस्लामाबाद से लेके बाकी शहरों में आपका एरियल जो नेटवर्क है ना, डिस्टर्ब है पीए की वजह से, कि वो नहीं चल रहे। इस वक्त मैं आपको, जैसे मैंने कहा कि 2-4 बड़े हमने स्टेशन नहीं हैं। ये जब नई इन्वेस्टमेंट आती है, अपने साथ नौकरियां लाती है, अपने साथ जॉब्स लाती है, अपने साथ ये सर्विस से डिलीवरीज लाती है, एक थोड़ी सी वैरायटी लाती है, जिद्दत लाती होती है। सो अगर ये इस तरह की और भी एप्लीकेशंस पड़ी हैं, आप थोड़ा सा क्राइटेरिया को थोड़ा सा वो कर लें। और बहुत सारे माजी में आपने किए हैं, बैंक्स हैं बहुत सारे जी, आप तो इतने अच्छे रिपोर्टर हैं, आप किसी बैंकों को निकालें, बैंकों का जो पेड अप कैपिटल होना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 8 से 10 अरब होना चाहिए, आपको 4-4, 5-5 रुपए मिलेंगे। बैंक वो भी चल रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि आप उनको बंद करेंगे बिल्कुल ठीक, तो आपका सिस्टम भी हाल्ट होता है, जॉब्स आपके खराब होते हैं। सो इस मामले में मैं ये कहूंगा कि अगर और भी एयरलाइंस आना चाहती हैं, आने दें, इनकी फीस भी आएगी, टैक्स भी आएगा। लोगों को जहां पे इस वक्त पूरे मुल्क में हशर नशर हुआ है, मैं जाती तौर पर, मुझे नहीं पता लोग क्या कहेंगे, मैं इस फेवर में हूं कि आपको ये थोड़े से अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको नीचे लें। और ये इस वक्त जो मतलब बिल्कुल कहीं जाने के काबिल नहीं, 11 शहर अगर आपके कनेक्ट होते हैं तो मेरा ख्याल है इनको मिलनी चाहिए। खलास साहब की बड़ी अच्छी इंटेंशन है नाज़रीन, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एविएशन के अंदर नई एयरलाइंस आई, बिलखसूस अब 5 एयरलाइंस इस वक्त ऑपरेशनल हैं, आखिरी 2 एयरलाइंस आई, उन सब के लिए पाबंदी होती है कि 11 शहरों के अंदर उन्होंने मुसलसल अपनी फ़्लाइट्स चलानी है ताकि सोशल और इकोनॉमिक कनेक्टिविटी रहे। लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे और खलास साहब के लिए भी सरप्राइज़ होगा, दोनों एयरलाइन जो आखिरी 2 लाइनें ऑपरेशनल हुई हैं, कोई भी डीजी खान, मुल्तान, सक्कर, रहीम यार खान, कोयटा की फ़्लाइट्स का जो टाइम लाइन है पूरा नहीं करता और बाद में रिलैक्सेशन ले ली जाती है और उनका लाइसेंस फिर इंटरनेशनल लेवल का भी उनको इशू हो जाता है। लेकिन हम यहाँ कोशिश करेंगे कि इसको परसू करें और गवर्नमेंट अगर सिर्फ जेट ग्रीन को फैसिलिटेट करती है तो फिर दीगर कंडीशंस जो दीगर एप्लीकेशन मौजूद है उनके लिए भी पॉलिसी के अंदर रिलैक्सेशन होनी चाहिए कि उनको भी फिर इस कम्पिटेटिव रजीम के तहत काम करने का यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। लेकिन 2 हफ्ते बाद ख्वाजा आसिफ साहब रिपोर्ट पेश करेंगे, देखते हैं कि हतमी फैसला काबीना क्या करती, लेकिन असूली फैसला हो चुका है कि जेट ग्रीन को रिलैक्सेशन देनी है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।